वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे हमारे यहाँ पर सीरीज चल रही है, हम कंटिन्यूसली यहाँ पर करेंगे कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ हमारा पर डे का अलग सेशन रहेगा, अर्थात एक दिन एग्रोनॉमी, सेकेंड डे आपका हॉर्टिकल्चर, थर्ड डे आपका एनिमल हस्बेंड्री, और जो फोर्थ डे रहेगा वो रहेगा सामान्य कृषि विज्ञान, अर्थात सभी का कंबाइन में। ठीक है, इसी प्रकार से ये सीरीज चलाई जाएगी। तो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लासेस को अटेंड करते रहना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए और अच्छे से आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहे। ठीक है, इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस लेते रहना है। और यहाँ पर शॉर्ट क्लास रहती है तो वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि आपको जब भी क्लास स्टार्ट हो तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा कि पशु गणना कितने वर्ष बाद की जाती है। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है। जब भी आप यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि पशु गणना जो की जाती है कितने सालों में की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, देख के आप बता सकते हो। या फिर याद रखिएगा कि जो पशु गणना है, ठीक है, ये पहले तो याद रखिएगा भारत में कब की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप बता सकते हो। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को आता होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है 5 वर्ष में। कितने साल में की जाती है याद रखिएगा, ये की जाती है 5 वर्ष बाद में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो राजस्थान राजस्व मंडल है, कौन सा राजस्थान राजस्व मंडल है, जो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। जो याद रखिएगा पशु गणना की जो रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वो किसके द्वारा दी जाती है, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन और लेके साथ चलने हैं कि अगर आपको पूछा जाए पशु गणना कितने सालों में की जाती है तो 5 सालों में की जाती है, बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर आपको पूछ ली जाए कि जो प्रथम पशु गणना की गई थी, जो प्रथम पशु गणना की गई थी वो कब की गई थी, अगर आपको ये पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले की गई थी, याद रखिएगा, वो की गई थी 1999, अर्थात 1919 में यहाँ पर की गई थी। लेकिन अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गणना की गई थी, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम पशु गणना की गई थी वो कब की गई थी, तो वो याद रखना है आपको 1951 में की गई, 1951 में यहाँ पर की गई थी। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों में से आपको कोई सा भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों में की जाती है, 5 वर्षों में की जाती है। जो प्रथम पशु गणना की गई थी वो की गई थी 1919 में, और स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम पशु गणना की गई थी वो की गई थी 1951 में यहाँ पर की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो 19वीं पशु गणना है वो की गई थी नस्ल आधार पर, जिसकी स्थापना अर्थात इसकी जो रिपोर्ट आई थी 2012 में आई थी। और जो 20वीं पशु गणना है इसकी की गई थी, याद रखिएगा, 2019 में। और याद रखिएगा ये 2019 वाली है, ये प्रथम ये डिजिटल यहाँ पर पशु गणना की गई थी। ये तो क्या थी, नस्ल के आधार पर थी, लेकिन जो 20वीं पशु गणना थी ये थी, याद रखिएगा, डिजिटल। प्रथम डिजिटल जो पशु गणना की गई थी वो कब की गई थी, याद रखिएगा, 2019 में की गई थी। ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पशु गणना डिजिटल रूप में की जाती है या फिर की गई थी। जस्ट अभी आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो आसानी से यहाँ पर बता सकते हो कि जो डिजिटल रूप में की गई थी वो कौन सी पशु गणना थी, याद रखिएगा, वो थी 20वीं पशु गणना थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन डी। ठीक है, ये डिजिटल रूप में की गई थी। दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि ये की गई थी नस्ल के आधार पर, और जो प्रथम डिजिटल की गई थी ये की गई थी, याद रखिए, 20वीं। और इसकी जो की गई थी, जो पशु गणना की रिपोर्ट आई थी वो यहाँ पर याद रखिएगा 2019 में। और यही क्या थी, प्रथम डिजिटल रूप में की गई पशु गणना थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, कब मनाते हैं।
तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखिएगा। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, 1 जून, 16 जुलाई, 26 नवंबर या फिर 23 दिसंबर। सभी ऑप्शंस याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और चारों ही दिवस अर्थात चारों ही डेट में कोई ना कोई सा दिवस यहाँ पर आता है और चारों ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको बताना है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पर आते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस याद रखिएगा ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब याद रखिएगा 26 नवंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन क्यों? तो याद रखिएगा इसको जो मनाया जाता है ये 26 नवंबर को, ये था याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसे आप भली भांति ही जानते होंगे कि वर्गीस कुरियन का जो महत्वपूर्ण रोल था वो था याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन की क्रांति लाने में। और इन्हीं की याद रखिएगा जन्मदिन के अवसर पर, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के, जिनका महत्वपूर्ण यहाँ पर याद रखिएगा दुग्ध क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान था, और इसलिए इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, याद रखिएगा 1 जून को मनाया जाता है विश्व मिल्क दिवस अर्थात विश्व दुग्ध दिवस। पूछ लिया जाए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मनाया जाता है याद रखिएगा वो मनाया जाता है 1 जून को। 16 जुलाई को भी हमारा एक इंपॉर्टेंट दिवस आता है कृषि का, वो आता है आईसीआर दिवस, आईसीआर की स्थापना दिवस। आईसीआर की स्थापना दिवस कौन सा है, 16 जुलाई है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है 23 दिसंबर का, कि 23 दिसंबर को क्या था। 23 दिसंबर को याद रखिएगा क्या मनाया जाता है, यहाँ पर किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। और अगर आपको ये पता है कि जो किसान दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है, तो ये भी आप जल्दी से बता सकते हो कि जो कृषक दिवस है अर्थात किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है। तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह जी, श्री चौधरी चरण सिंह जी का ये जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कृषि विभाग अर्थात कृषि विभाग में चौधरी चरण जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, इसलिए याद रखिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कृषक दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। एक और बार दोबारा से रिपीट करूंगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 16 जुलाई को आईसीआर स्थापना दिवस मनाया जाता है, और अगर बात करते हैं 23 दिसंबर तो इसको मनाया जाता है कृषक दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए कितने ml वीर्य की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ कंडीशंस ऐसी आती है तब क्या होता है, याद रखिएगा नेचुरल तरीके से वो गर्भाधान नहीं कर पाते हैं कुछ पशु, तो उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से क्या होता है इंसेमिनेशन करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है तो इसमें जो सीमन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 0.5 से 2 ml, 2 से 3 ml, 3 से 4 ml या फिर 4 से 5 ml। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिला है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहां पर याद रखिएगा सॉरी यहां पर थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, ओके अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, याद रखिए आर्टिफिशियल तरीके से अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जो सीमन की क्वांटिटी अर्थात चाहिए वो कितनी चाहिए, सीमन की मात्रा वो चाहिए 0.5 से 2 ml के बीच। ठीक है, तभी क्या होता है एक उपयुक्त गर्भाधान यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो गर्भाधान किया गया है इसकी अगर आपको पुष्टि करनी है, इसको अगर आपकी पुष्टि करनी है अर्थात गर्भाधान की अगर आपको पुष्टि करनी है तो कितने दिनों के मध्य करोगे,
60 से 90 दिनों के अंतर्गत करोगे। याद रखिएगा 60 से 90 दिनों के अंतर्गत ये पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए कि गर्भाधान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसकी पुष्टि की जाती है, याद रखिएगा 60 से 90 दिनों के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और नए क्वेश्चन है, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी। भारतीय डेयरी निगम की यहाँ पर स्थापना है वो कब की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर चल रहे हैं कि 1955, 1970, 1975 या फिर 1977 से 78। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर बात करते हैं, याद रखिए, भारतीय डेयरी निगम, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको एनालाइज कर लेते हैं कि 1955, तो एक महत्वपूर्ण संस्था है यहाँ पर एनडीआरआई, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी, करनाल हरियाणा में की गई थी। कहाँ की गई थी, करनाल हरियाणा में जिसकी स्थापना की गई थी। एनडीआरआई की स्थापना 1955 में की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक और आप नोट डाउन कर सकते हो कि 1965 में किसकी स्थापना की गई थी, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी याद रखिएगा वो आनंद शहर में है। कहां पर स्थित है, आनंद शहर, गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना याद रखिए आनंद, गुजरात में की गई थी और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करते हैं, जैसे 1975 में, तो 1975 में भी याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण संस्था की यहाँ पर स्थापना की गई थी, और वो कौन सी है, याद रखिएगा वो है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 से 1978 तक। ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव मार्केटिंग संघ यहाँ पर स्थापना की गई थी। और अगर बात की जाए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी, याद रखिए ये की गई थी 1970 में यहाँ पर की गई थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थात भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी, 1970 में यहाँ पर की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय बैल बछिया को उसके 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ यहाँ पर दिया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर चल रहे हैं कि 1.5 kg, 2.5 kg, 3 kg या फिर 3.5 kg। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे, इससे पहले आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि गाय बैल बछिया और एक होता है भैंस। ठीक है, तो दोनों में याद रखना है कि अगर आपको पूछ लिया जाए गाय, तब तो आपको क्या याद रखना है कि 100 किलोग्राम भार पर, 100 किलोग्राम शरीर भार पर अर्थात बॉडी वेट पर कितना ड्राई मैटर दिया जाता है, शुष्क पदार्थ कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, याद रखिएगा 2.5 किग्रा अर्थात 2.5 किलोग्राम। लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि ये बताइए आप कि अगर आपको बफेलो है अर्थात भैंस है, अगर इसका बॉडी वेट 100 kg है, 100 किलोग्राम अगर इसका बॉडी वेट है, तो इसको कितना ड्राई मैटर दिया जाएगा, शुष्क पदार्थ दिया जाएगा, तो इसको दिया जाएगा, याद रखिएगा 3 किलोग्राम। अंतर समझ आ रहा है कि अगर आपको पूछ लिया जाए गाय का, तो गाय को तो दिया जाता है, याद रखिएगा 2.5 kg, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए भैंस का, तो भैंस पे आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, इसको ज्यादा दिया जाता है। और वो कितना दिया जाता है, 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि गाय बैल बछिया को उसके 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो वो दिया जाता है, याद रखिए 2.5 kg पर 100 बॉडी वेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या है,
पी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को यहाँ पर आता होगा, तो साथ साथ कमेंट करते चलना है आपको कि एक अंडे से कितनी कैलोरी हमें जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कितनी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखिएगा कि एक अंडे का एक औसत भार कितना होता है। जो औसत भार होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा वो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कि औसत भार है, एवरेज वेट है, वो कितना होता है, तो वो होता है 58 ग्राम होता है, 58 ग्राम होता है। लेकिन यहां पर पूछा गया है कैलोरी मान, अर्थात ऊर्जा यहां पर पूछी गई है, तो एक अंडे से याद रखिएगा जो सामान्यतः ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 80 ग्राम, 80 किलो कैलोरी। ठीक है, 80, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 80 किलो कैलोरी यहां पर क्या होती है, एनर्जी हमें यहां पर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको अंडे से ही पूछ लिया जाता है बार बार क्वेश्चंस कि अंडे देने का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा होता है, या फिर अंडे देने का उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो अंडे देने का याद रखिएगा जो उपयुक्त समय होता है मुर्गियों के लिए वो माना गया है फरवरी से मार्च। कब से कब माना गया है, फरवरी से मार्च यहां पर माना गया है। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक मोल्टिंग की क्रिया भी यहां पर याद रखिए मुर्गियों में देखने को मिलती है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि मोल्टिंग होती क्या है, तो मोल्टिंग वो क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि जो पक्षी है उसके पुराने पंख हट के क्या हो जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। अर्थात अगर आपको पूछ लिया जाए बाई चांस कि मुर्गियों में जो मोल्टिंग की क्रिया है अर्थात निर्मोचन की क्रिया है उसके लिए अच्छा समय कौन सा माना गया है, तो जनवरी से फरवरी का समय। और होती क्या है निर्मोचन या मोल्टिंग की क्रिया, कि इसमें क्या होता है जो पुराने पंख है उनकी जगह है नए पंख देखने को मिलते हैं, अर्थात वो हट जाते हैं और उनकी जगह नए पंख उग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, जनवरी से फरवरी का जो उपयुक्त समय है वो माना गया है मोल्टिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, दो क्वेश्चन और हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, कि आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि पशुओं में टीकाकरण, आपके जो रोगों वाला टॉपिक है उसमें आपको पूछ लिया जाता है कि पशुओं में जो टीकाकरण किया जाता है तो इसका उपयुक्त समय कौन सा है। बार बार आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एंथ्रेक्स के लिए, खुरपका मुहपका के लिए, तो इनमें अगर कॉमनली बात की जाए कि पशुओं के जो टीकाकरण किया जाता है इनके लिए उपयुक्त समय कौन सा है, तो दो समय आपको ध्यान रखना है, एक तो मई से जून, कौन सा, एक तो मई से जून का जो समय है वो काफी उपयुक्त माना गया है, और एक आपको ध्यान रखना है नवंबर से दिसंबर, एक है नवंबर से दिसंबर का उपयुक्त समय यहाँ पर माना गया है पशुओं में टीकाकरण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि अंडे देने का उपयुक्त समय कौन सा है। तो ये जस्ट अभी आपको बताया था कि अंडे देने का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है, क्योंकि जस्ट अभी हमने यहाँ पर सोल्व किया था ये, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अभी आपको बताया था कि जो फरवरी से मार्च का समय है वो माना गया है अंडे देने का उपयुक्त समय, तो इसका तो राइट आंसर क्या है, बिल्कुल ए ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा हमने बात की थी मई जून, तो मई जून और नवंबर दिसंबर ये किसके लिए उपयुक्त है, मई जून और नवंबर दिसंबर ये है पशुओं के टीकाकरण के लिए। टीकाकरण का जो बेस्ट समय माना गया है वो कौन सा माना गया है, मई से जून और नवंबर से दिसंबर का समय काफी उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमने आप बात की थी कि जो मुर्गियों में निर्मोचन है अर्थात मोल्टिंग की क्रिया है जिसमें क्या होते हैं पंख पुराने हट जाते हैं और नए यहाँ पर पंख देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सी है, अर्थात उसके लिए जो समय माना गया है उपयुक्त वो होता है जनवरी से फरवरी का यहाँ पर समय माना गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत सारे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा टाइप में हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखते रहना है, लगातार हमारी क्लासेस यहाँ पर चल रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें कोई भी यहाँ पर आपका कोई फीस चार्ज नहीं ली जा रही है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय आप कर सकते हो और यहाँ पर नोट डाउन भी आप कर ले, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, या फिर आपने मान लीजिए आज ही से स्टार्ट किया है, हमारे ये 4th पार्ट है, अगर आपको 3 पार्ट लेने हैं तो ये ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको हर एक लेवल के हर एक, जैसे कि 1 लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ टाइम में यहाँ पर आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट है, आईसीआर है, इनके भी पेपर सॉल्यूशंस यहाँ पर डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिनोला की खली में गोसिपोल नामक जो टॉक्सिन की घातकता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ यहाँ पर हम काम में लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कपास की खली में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है, अर्थात टॉक्सिक पदार्थ होता है, तो वो होता है गोसिपोल होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ध्यान रखना है कि कपास की खली में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो गोसिपोल नामक पाया जाता है। और अगर आपको पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो गोसिपोल है इसकी अगर हानिकारक या फिर घातकता को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि यूरिया, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट या कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसका कि अगर बिनोला की खली, इस गोसिपोल को अगर आपको घातकता को खत्म करनी है तो इसके लिए याद रखिएगा जुगाली करने वाले और पशु कितने प्रकार के होते हैं बताइए। एक तो होते हैं जुगाली करने वाले, एक होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं, अर्थात जुगाली नहीं करने वाले, जुगाली नहीं करने वाले। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जुगाली करते हैं इसमें सामान्यतः हमारे सभी है वो सभी आ जाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ये सभी किसमें आ जाते हैं, जुगाली करने वाले में आ जाते हैं। तो इनके लिए तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा आयरन सल्फेट का प्रयोग करना है। इनको गोसिपोल की घातकता से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं या फिर किसका घोल देते हैं, इनको आयरन सल्फेट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। लेकिन जो जुगाली नहीं करते हैं, कुछ पशु ऐसे भी हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा यूरिया का या फिर यूरिया को खिलाते हैं। ठीक है, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनके लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घातकता को खत्म करना है, और सामान्यतः जो क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, जुगाली नहीं करने वाले, तो इस बेस पर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जुगाली करने वाले, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयरन सल्फेट। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है कि घातकता को खत्म करना है, तो याद रखिएगा आयरन सल्फेट का घोल यहाँ पर हम क्या करेंगे, पशुओं को पिला देंगे। तो इससे क्या होगा, जो गोसिपोल की घातकता है उनमें गिरावट आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैनाबोलिज्म किस कारण से होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ऑप्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैनाबोलिज्म होती क्या है। तो याद रखिएगा एक प्रकार की डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो मुर्गियों के चूजे होते हैं, वो चूजे क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को आपस में चोंच मार के क्या करते हैं, घायल कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इस प्रकार का जो रोग होता है, इसी को हम बोलते हैं कैनाबोलिज्म। ठीक है, लेकिन इसका भी अब कारण है। कारण क्या है वो आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि NaCl की अधिकता के कारण होता है, क्लोरीन की कमी से होता है, या फिर NaCl की यहां पर था आपका NaOH की अधिकता या फिर NaCl की कमी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, NaCl की अधिकता, क्लोरीन की कमी, NaOH की अधिकता या फिर NaCl की कमी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखें कि जो कैनाबोलिज्म की क्रिया है आपको बता दिया है, ये होती क्या है। इसमें क्या होता है, एक चूजा दूसरे चूजे को क्या होता है, चोंच से आपस में मारते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये होती है सोडियम क्लोराइड की कमी से। किससे होती है, NaCl की कमी से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसका समाधान भी बता दीजिए सर, आपको ये भी डाउट हो रहा होगा। तो इसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा एक डीबिकिंग की क्रिया होती है। क्या होती है, डीबिकिंग, जिसमें क्या होते हैं, चोंच को काट दिया जाता है, और वो की जाती है ताकि आपस में जो भी यहाँ पर पशु है, ठीक है,
वो क्या आपस में नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए डिबिकिंग की क्रिया की जाती है। डिबिकिंग मतलब चोंच को काटना। अब इसमें भी याद रखें, एक प्रोसीजर ध्यान रखना है। ऊपर से जो चोंच काटी जाती है वो काटी जाती है 1/4%, और नीचे से जो काटी जाती है वो काटी जाती है 1/8%। अर्थात 1/4 यहाँ पर काटा जाता है और 1 का यहाँ पर 8/4 यहाँ पर काटा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। कैनाबोलिज्म की क्रिया है जिसमें चूजे आपस में एक दूसरे को क्या होते हैं, चोंच मारकर घायल कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैनाबोलिज्म। ये जो समस्या है ये होती है सोडियम क्लोराइड की कमी से, और इसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, डिबिकिंग की क्रिया करते हैं। डिबिकिंग का मतलब होता है चोंच को काटना, और चोंच काटने का एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, ऊपर की जो चोंच है उसको 1/4, और इसके अलावा जो नीचे की चोंच है उसको काट दिया जाता है 1/8। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे और आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को लगातार शेयर, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते चलना। इसके साथ साथ रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से क्लासे एंजॉय करते रहिए।